उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। पीएमओ ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के संबंध में हाल के घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लंबे समय से दृढ़ विश्वास को दोहराया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को केवल बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने हिंसा को तत्काल खत्म करने की अपील की और राजनयिक वार्ता और वार्ता के रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों की सुरक्षा के संबंध में भारत की चिंताओं के बारे में रूसी राष्ट्रपति को भी अवगत कराया और बताया कि भारत उनके सुरक्षित निकास और भारत लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तो यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की निंदा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमें पहले से अंदेशा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। बाइडेन ने कहा कि पुतिन हमलावर हैं, उन्होंने युद्ध के रास्ते को चुना, लेकिन पुतिन और उनके देश रूस को इस हमले के नतीजे भुगतने होंगे। बाइडेन ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं, हम रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका पर भी इस युद्ध का असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हम साइबर हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा कि वो नाटो देशों की इंच भर भी जमीन की रक्षा करेंगे। तो वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब तक क्या कुछ हुआ और बड़ी बातें क्या हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो युद्ध के पहले दिन 137 लोगों की जान गई, 316 लोग घायल हो गए। यूक्रेन में लैंड बेस्ड 83 लक्ष्यों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट किया गया। तो रूस ने लड़ाई की शुरुआत से अब तक 203 हमले किए हैं। पहले दिन रूस ने यूक्रेन पर जमकर मिसाइल बरसाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, हिंसा को तत्काल खत्म करने की अपील भी की। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अनुज माथुर जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और लगातार हम चर्चाएं भी कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई बार इस पूरे मसले पर चर्चा की है, लेकिन जो स्थिति है वो और ज़्यादा गंभीर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? साहिब देखो, मैं आपको कल भी बताने का प्रयास कर रहा था कि ये जो हमले हैं इनका एक पॉलिटिकल उद्देश्य रख करके ये हमले को करे गए हैं रशिया के द्वारा। और वो जो तक आप ये मान लें कि जब तक रूस को उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वो हमले आप जारी रहेंगे। आप देखिएगा, इनका एक मेन मुख्य मुद्दा ये है कि कीव में जो सरकार है उस सरकार को चेंज करना। तो वो करेंगे, कीव पे कब्जा होगा, वो करेंगे। दूसरा इनका जो मुद्दा है वो कि किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे जो आपका यूक्रेन है ये नाटो के लैप में ना चला जाए। तो वो उनका दूसरा उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये एक जरिया अपनाया है। जो जरिया सही है या नहीं उसके बारे में अगर अलग से बातचीत, हम आगे बातचीत करेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन ये जब तक उनको कीव का पूरा कंट्रोल हासिल नहीं हो जाता और जब तक वो वहां की रजीम चेंज नहीं कर देते, वहां पर अपने पसंद का, अपने विचारधारा वाला वहां पर कोई लीडर नहीं आके बैठ जाता, तब तक ये हमले समाप्त होने वाले नहीं हैं। हमारी सबकी कैलकुलेशंस, इनिशियल कैलकुलेशंस गलत रही। हम समझ रहे थे कि ये शेडो बॉक्सिंग और ये वैसा कर रहे हैं, लेकिन ये हमले उन्होंने किए हैं। अब इन्वेजन एब्सोल्युटली क्लियर है। 3 डायरेक्शन से, नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ से पूरी ताकत के साथ रूस ने हमला कर दिया है और इन्वेजन। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले दिन जब आप बात कर रहे हैं 203 उन्होंने हमले किए, पहले दिन उन्होंने अपनी कुल शक्ति का जो कि वहां मौजूद है उसका
12% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब जब आप देखेंगे कि जैसे वो कैलिब्रेटेड, जैसे इसको वो इंटेंसिफाई करेंगे इन हमलों को, तो अगर वो 20-25% और रोज बढ़ा के लगाएंगे तो इसकी बहुत ज्यादा आपको असर नजर आएगा ग्राउंड के ऊपर, और इसका बहुत ज्यादा असर नजर आएगा सब तमाम उनके इंस्टीट्यूशंस और एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर। मकसद अभी लड़ाई का ये रहेगा रूस का, जो मेरा मानना है कि वो यूक्रेन की वॉर फाइटिंग पोटेंशियल को किसी भी प्रकार से खत्म करना चाहते हैं या उसके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं। और उनके जो इंपॉर्टेंट एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या कोई भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वॉर फाइटिंग एफर्ट में मददगार होंगे, उन पे वो कब्जा करना चाहते हैं। चेर्नोबिल पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, उनके एयरपोर्ट्स पे वो लगातार कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो उनके वॉर फाइटिंग एफर्ट को कंट्रीब्यूट करने वाले इंडस्ट्रियल हब्स हैं, उन तमाम जगहों पर उनके हमले और तेज होंगे और वो उन जगहों पर पूरा अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो हर जवान व्यक्ति को हथियार देगा, ये है वो है। तो ये मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा अंतर है इन दोनों की मिलिट्री माइट्स में कि इससे आप जो अवश्यम भावी है उसको डिले कर सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। तो इसके लिए आवश्यक यही है कि जो लिप सर्विस नाटो अमेरिका कर रहा है कि सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे आगे जाकर के कुछ करने की आवश्यकता पड़ने की संभावना है। और यदि वो उससे आगे जाके नहीं हुआ, क्योंकि नाटो को भी बहुत सोच विचार के काम करना पड़ेगा, क्योंकि नाटो का एक गलत कदम या एक जल्दी में उठाया गया कदम पूरी दुनिया को युद्ध की विभीषिका में धकेल सकता है। तो वो भी इस बात को पूरी तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये आपका इन न्यू सैंक्शंस का और इनका उस पर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो पूरी वर्ल्ड ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ मौका परस्त पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, वो अब देखिए इमरान जो है वो सीधे चले गए और उनसे, तो ये तमाम बातें देखने की है। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, ये उस समय तक रुकने वाले नहीं हैं हमले जब तक कि कीव पर रिजीम चेंज नहीं हो जाता, और ये हमले दिन प्रतिदिन इंटेंसिफाई होंगे। पहले दिन बहुत कम शक्ति उसने इस्तेमाल करी है रूस ने, वो और अधिक शक्ति इस्तेमाल करेगा और इंटेंसिफाइड इवेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। जी माथुर साहब, अगर कुछ दिनों तक ये चला तो, क्योंकि जितनी उनकी शक्ति है, माथुर साहब जिस तरीके से शक्ति है, मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। माथुर साहब जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, मैं ये कह रहा था कि जो इन्होंने जिस प्रकार की शक्ति उनके पास है, जो इन्होंने अभी अपनी बहुत ही कम शक्ति का इस्तेमाल यहां पर किया जैसा कि आपने कहा, लेकिन उसका भी खासा नुकसान यहां पर देखने को मिला है यूक्रेन में। चाहे रूस जो है वो अपनी कम शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा स्तर पर हो रहा है। 137 लोग मारे गए जिस तरीके की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए, और जबकि वो तब जब सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी भरा संदेश देने की कोशिश यहां पर रूस की तरफ से की गई थी। लेकिन अगर वो हमले पर उतारू है और जिस तरीके की लगातार घटनाएं हम देख रहे हैं, उन तमाम घटनाओं की अगर हम बात करें, और दूसरी तरफ अगर जिस तरीके से हम यूक्रेन की बात करें, तो यूक्रेन की तरफ से जैसे कि आपने भी अभी जिक्र किया और लगातार हम सुन रहे हैं, उनका कहना है कि जो वहां के लोग हैं उनके हाथों में हथियार दे दिए जाएंगे और वो अपने देश के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इमोशंस बहुत अच्छे हैं, इमोशंस देश के प्रति होने चाहिए, लेकिन जब कोई वॉर होती है तो हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इमोशंस के साथ वो वॉर नहीं जीती जा सकती। हमें प्रैक्टिकली भी सोचना बहुत जरूरी है। और रूस जिस तरीके के आक्रामक स्थिति में इस वक्त है, वहां पर अगर हम ये सोचें कि जो देश के नागरिक हैं वो हथियार लेकर रूस के जो एस्टैब्लिश्ड हथियार हैं उनके सामने खड़े हो जाएं, तो उसका कोई फायदा यहां पर मेरे को लगता नहीं है कि होने वाला है। बिल्कुल, आपने यही मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल साहिल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे एक मैसेज जाता है। जो आपकी सेना है, आपकी सेना को ये मालूम है कि आप बहुत इंफीरियर हैं। आपकी सेना को ये मालूम है कि आपको युद्ध में झोंका गया क्योंकि आपके पास एक टैसिट अप्रूवल, एक टैसिट अश्योरेंस थी कि जो नाटो वाले हैं, अमेरिका है, वो आकर के आ जाएगा। अमेरिका का जो गेम है, उन्होंने रूस को उकसाया है, रूस को हमला करने पर लिए बाध्य किया है, और उस उकसावे के बाद खुद तमाशबीन बन गया है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि
इससे क्या असर होगा कि उनकी जो सेना है, जो उसके सेना के मनोबल पे इसका सीधा असर पड़ेगा कि जब मेरे देश के लोग मेरे साथ लड़ने को तैयार हैं तो मैं भी लास्ट राउंड तक अपने देश के लिए लड़ूं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो रूस ने कम उसका प्रयोग किया है, वो एक कैलिब्रेटेड तरीका है लड़ाई लड़ने का। तो अभी उनका जो मैंने बताया था कि पहले कि ये उनके एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर और उनके इंपॉर्टेंट जगहों पर ये कब्जा उसको करेंगे, आइसोलेट करेंगे, और फिर उस आइसोलेशन के बाद ग्राउंड फोर्सेस जाकर के उस जगह उनके तमाम बड़े शहरों पर कब्जा करेंगी। ये तमाम बड़े शहरों पर कब्जा करके ही दम लेंगे, ये आप मान के चले। बिल्कुल। और ये मैं बताना चाहता हूं कि उनको, रूस को भी पता है कि जो उन्होंने अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ा लेसन देखा है कि अगर लोग वहां के आपके साथ नहीं हैं तो उस जगह पर कंट्रोल कर पाना बहुत लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जहां पर रूस के साथ अपनी आइडियोलॉजिकल थिंग जो उनके साथ मिलाप है, उसके साथ वैसे लोग हैं, उन जगहों पर वो परमानेंट कब्जा करना की कोशिश करेंगे। डॉनबास के 2 जगहों को उन्होंने ऑलरेडी कंट्री घोषित कर दिया है, तो वहां पर रहेगा। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक लाइन वो पकड़ेंगे और वहां तक उसको जाकर के करेंगे। लेकिन अगर वो रिजीम चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि उनका उद्देश्य है, तो मुझे लगता है कि वहां का जो राष्ट्रपति उनकी विचारधारा वाला हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो उनके बाकी एम्स हैं, वो एम्स उनके अपने रास्ते पर आ जाएंगे और वो इसको अपना काम पूर्ण तो नहीं, लेकिन हाँ, अब काम समाप्ति की ओर समझेंगे। जी माथुर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके के हमले हो रहे हैं और जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, आज भी ये बताया जा रहा है कि परमाणु जो प्लांट है यूक्रेन का, उस पर भी कब्जा कर लिया गया है रूस के सैनिकों की तरफ से, और रूस के सैनिक जो हैं वो लगातार कीव में एंटर कर चुके हैं, लगातार कब्जा कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। उसके इतर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम बातचीत की बात यहाँ पर कर रहे थे, और आपने भी कहा कि बातचीत की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बातचीत से ही ये मसला सुलझाया जा सकता है, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन भी लगातार जुबानी हमले कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हमने उनके प्लेन क्रैश करवा दिए हैं या हमने उनके सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यूक्रेन की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का जिक्र जैसे कि आपने किया, अमेरिका लगातार ये कहता हुआ आ रहा था कि वो तमाम यहाँ पर एफर्ट्स डालेगा या तमाम उसकी तरफ से चीज़ें की जाएंगी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ उसने आज फिर जो बाइडेन की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक और बयान दिया कि नाटो की 1 इंच जमीन के लिए भी जो अमेरिका है वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी सेना को यूक्रेन में नहीं भेज रहा है या फिर वो किसी भी तरह का कोई यहां पर कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखो साहिल, मैं आपको इसको 2-3 चीजों में भागों में बताऊंगा आपको। एक तो चेर्नोबिल के बारे में हम बात करते हैं कि जब ये चेर्नोबिल का न्यूक्लियर प्लांट है, अब आपको अगर याद हो तो 1986 में इसी चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट का जो उसका रिसाव हुआ था रेडियो एक्टिव मटेरियल का, उसका अभी तक असर वहां पर बाकी है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो यदि उस चेर्नोबिल के प्लांट के आसपास किसी भी वजह से, रूस की गलती से, ह्यूमन एरर से, किसी भी वजह से वहां कोई और इस प्रकार का हादसा हो जाता है, तो ये लगभग हम कहने वाली स्थिति में होंगे कि ये एक न्यूक्लियर अटैक ऑफ सॉर्ट्स गलती से या डायरेक्टली हुआ है। तो ये चेर्नोबिल में जो भी हरकतें हो रही हैं, उनको बहुत ज्यादा सफाई से और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक्सीडेंट वहां पर हो चुका है, उसका असर अभी तक वहां पर मौजूद है। तो एक तो वो बात हो गई, तो वहां पर हमको पूरे सब लोगों को उसके बारे में ध्यान देना होगा। दूसरा बात, जहां तक आप नाटो और यूएस की बात कर रहे हैं, वो यूएस कह रहा है कि मैं नाटो की 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। उसको बिल्कुल साफ मालूम है यूक्रेन नाटो में है ही नहीं। बिल्कुल। ये यूएस का जो स्टेटमेंट है, वो शायद रूस को ये कहने के लिए है कि भाई साहब, आप जो हैं ये सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रहें, और अगर आपने रोमानिया, पोलैंड, जॉर्जिया और जो नाटो के ऑलरेडी सदस्य बन चुके हैं, यानी माथुर साहब, ये कहा जा सकता है कि एक सेफ गेम यहां पर अमेरिका खेलता हुआ नजर आ रहा है, सीधे शब्दों में कहें तो। बिल्कुल बहुत, क्योंकि उनको वो ये नहीं चाहते कि वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड, ये मैं पिछले 4-5 दिन से आपको बता रहा हूं कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड वहां नहीं भेजेंगे, क्योंकि अमेरिका की जो जनता है
उन्होंने देखा है कि आप पाकिस्तान, अमेरिका का कोरिया में क्या हुआ, वियतनाम में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, हर जगह से वो मार खा करके वापस आए हैं, तो ये उनको मालूम है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड मुझे लगता नहीं है कि जब तक ये नाटो के, और ये मैं आपको गारंटी से बता दूंगा कि जो रूस है वो यूक्रेन से आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। नाटो की किसी भी 1 इंच 1 मिलीमीटर जमीन के ऊपर वो कोई हरकत नहीं करेगा, ये आप निश्चित रूप से मान के चलें, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होगा कि उससे विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा। तो ये आप इसको मानिए। अमेरिका का जो रोल है वो बहुत अजीब और गरीब रहा है, और उन्होंने इसको लेकिन आपको मैं एक बात बार बार बताऊंगा कि इसमें चीन और पाकिस्तान जो हैं वो अपने जो अपने चीज उल्लू सीधा करने की बात, यानी एडवांटेज लेने की कोशिश यहां पर की जा रही है। पाकिस्तान को इस बात का शायद अंदेशा बिल्कुल। अब वो अब मैं ये आप मुझे बताएं कि क्यों पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रूस जो कि एक भारत का मित्र है उस वहां दौड़ के गए तो ये आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे घटिया देश जो मौका परस्त देश हैं वो इस प्रकार की चीजों में आग में घी डालने का काम करेंगे, और इसको आगे मेरे ख्याल से अगर कुछ होगा तो उसमें उन देशों की जो मूर्खतापूर्ण भूमिका है उससे इसमें असर पड़ सकता है। याद है आपने एक बात और शायद नोटिस करी होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है उसके ऊपर $55 मिलियन या कुछ सम वेरी ह्यूज अमाउंट उसका फाइन लगा दिया है। तो ये उनको पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो इस तरह की हरकतें हैं वो तमाम हरकतें उनको ही परेशानी में डालेंगे, वैसे ही उनके पास कुछ है नहीं। तो ये मुझे लग रहा है कि इस माथुर साहब एक आखिरी सवाल, और बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, समय की कमी है, जल्दी से जवाब चाहूंगा मैं आपसे कि जिस तरीके से अब भारत की इंटरफेरेंस भी यहां पर दिखने लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, माफ कीजिएगा बातचीत की है, जिस तरीके से उनकी दोनों की वार्ता हुई है इस पूरे मसले को लेकर, और जानकारियां भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई है, और साथ ही साथ जो भारतीय मूल के नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातचीत की है और जिस तरीके का अपना स्टैंड यहां पर क्लियर किया है, उसका कितना असर यहां पर देखने को मिलेगा? और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो क्या स्थितियां यहां पर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है? संक्षिप्त में जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं साहिल पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगा, ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये हम हम बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस नहीं, माथुर साहब मेरा कहने का मतलब, मैंने इंटरफेरेंस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जिस तरीके से जो यूक्रेन के राजनायक थे उन्होंने गुहार लगाई थी प्रधानमंत्री से कि आपको इंटरफेरेंस करने की यहां पर नीड है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं तो मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये जो शब्द है अगर प्रयास करेंगे, क्योंकि अच्छा इसमें क्या था कि पूरी दुनिया को इस बात को लगता है कि भारत जो है उसका रूस और अमेरिका, नाटो और रूस दोनों के साथ बहुत मधुर संबंध है। कल भी मैंने कहा था हमारे जो विदेश मंत्री हैं ही एंजॉयज वेरी हाई एंड गुडविल बोथ इन मॉस्को एंड वॉशिंगटन। तो उनको ये लगता है अगर मान लीजिए यूक्रेन को अगर मदद की आवश्यकता है तो क्या वो जर्मनी और फ्रांस को या बेल्जियम को या यूके को जाके बोलेगा? यदि वो कुछ कहना भी चाहेंगे तो जो रूसी जो रिएक्शन है वो ये होगा कि यार ये तो नाटो के दुश्मन लोग हैं, इनसे क्या बात। तो ये इसलिए भारतवर्ष की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो भारतवर्ष को इस प्रकार से देखा जाता है कि वो एक पावरफुल नेशन जो कि न्यूट्रल है, बैलेंस्ड उसका अप्रोच है और वो कर सकती है। हमारे मोदी जी की पुतिन से बातचीत की दो आपने ठीक वजह बता दी। मेन वजह यही थी कि हम किसी प्रकार से अपने लोगों को वहां से सावधानी से वापस ले आए। रशिया का यूक्रेन की एयर स्पेस पे पूरा कंट्रोल है, तो वो जब तक आप वहां से हमारे जहाज को लैंड नहीं करने देंगे, जहाज से आ नहीं सकते। सड़क मार्ग से उनको वापस लाए या रोमानिया या रोमानिया में या पोलैंड में या इन जगहों पर ले जा करके और वहां से लाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हम ये कहना चाह रहे हैं उनको कि बातचीत का रास्ता अपनाएं और जो भी आपको आपके कंसर्न्स हैं, मैं ये बता रहा हूं कि रशिया की कंसर्न्स को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप रशिया को बिल्कुल एक कॉर्नर में नहीं कर सकते। तो रशिया की जो कंसर्न्स हैं उनको हल करने का तरीका वॉर के अलावा भी कोई और हो सकता है। ये प्रधानमंत्री ने शायद पुतिन को बताने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि इसका असर भी शायद हमें देखने को मिले। लेकिन मैं ये फिर दोबारा दोहरा दूंगा कि पुतिन जब तक अपना पॉलिटिकल एम हासिल नहीं कर सकते, कर लेते, वो रुकने वाले नहीं हैं। ठीक।
चलिए माथुर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इतनी तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।